हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 1 और लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के आपको लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए। उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर लिया है। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है थर्ड, जिसका नाम है बंधुत्व जातीयता वर्ग, जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था लेक्चर 1 में। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कि जो क्षेत्र थे सिर्फ वही राजा बन सकते थे। ठीक है, तो हमने अक्षेत्र राजा तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्चर 2 का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, यानी जाति का क्या, समाज में क्या रवैया था, कैसे चल रहा था, उसको बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जाति की बात करें तो जहां वर्ण केवल 4 थे वही जातियां अनेक थी। अगर हम बात करें जाति की यहाँ पे, ठीक है, हम अगर जाति की बात करें तो जाति क्या थी, वह जहां वर्ण व्यवस्था केवल 4 थी वहीं पे जो जातियां थी वो कई सारी जातियां देखी गई। ठीक है, जिन्हें जातियों में विभाजित किया गया। जिनको किसमें विभाजित किया गया? जातियों में विभाजित किया गया, जिन्हें हम निषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निषाद कहते हैं। ठीक है, निषाद जो जंगलों में रहते थे, जो निषाद थे ना वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। शिकार पर जीते थे, यानी कि जंगली जो जानवर थे ना उनका शिकार करते थे और उसी पर अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, जाति कर्म के अनुसार बनती थी। जो जाति थी एक कर्म के अनुसार बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे बढ़ाई का बेटा बढ़ाई और नाई का बेटा नाई और सुनार का बेटा सुनार बनेगा। ऐसा जो था जाति के अंतर्गत ही बनाई जाती थी। ठीक है, अब आता है 4 वर्णों के परे एकीकरण। क्या आता है? 4 वर्णों के परे एकीकरण। समाज में ऐसे वर्ग भी था जो चारों वर्णों से अलग था। हमारे समाज में या फिर उस टाइम में समाज में ऐसे लोग भी थे जो कि 4 वर्णों से बहुत अलग थे, बहुत अलग थे। जैसे जंगल में रहने वाले निषाद लोग, जिन्हें असभ्य भी कहा जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता है, और क्या कहा जाता है, और इन्हें अस्पर्श भी कहा जाता है। जैसे शूद्र थे ना, सेम वैसा ही इनके लिए होता था। चंडाल शब्द का भी इस्तेमाल इनके लिए किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों ने निषाद को नीच और असभ्य, असभ्य यानी जिसको कि रहने का ढंग ना हो, बोलने की तमीज ना हो, असभ्य यानी जिसके पास कोई सभ्यता ना हो, ठीक है, असभ्य कहकर पुकारा। समाज में यायावर यानी कि खानाबदोश या घुमंतु तथा पशुपालकों को भी नीच समझा जाता था। जो भी लोग समाज में रह रहे थे, जो खानाबदोश यानी घूम घूम के घुमंतु खेती किया करते थे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते, जैसे आज भी कई सारे लोग आते रहते हैं जो कि घूमते हैं ना, उनको पता नहीं बंजारे वगैरह कुछ कहते हैं, जो घूमते रहते घुमंतु लोग होते हैं, उनको क्या है, उनको भी नीच नजरों से देखा जाता था। ठीक है, संस्कृत ना बोलने वाले लोगों को भी संभव और मलिक कहकर बुलाया जाता था। मलिन कहकर बुलाया जाता है, मलिक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मलिन आएगा। क्या आएगा? मलिन। मलिन कहकर बुलाया जाता है। असभ्य यहाँ पे आएगा असभ्य, और क्या था? मलिन कहकर पुकारा जाता था, यह बुलाया जाता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्णों के परे क्या अधीनता थी और क्या क्या संघर्ष चल रहे थे। ब्राह्मण कई लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक पद्धति से बाहर समझते थे। जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या करते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थी, उनमें से कई लोग क्या करते थे, अलग समझती, बाहर समझती थी। साथ साथ उन्होंने समाज के कुछ समुदाय को अछूत घोषित कर सामाजिक विषमता को और ज्यादा प्रखर क्या यानी बढ़ावा दिया। यानी लोगों में विभिन्नता यानी विषमता, जो समाज में विषमता थी ना, अलगाव था, उसको और ज्यादा विस्तार दिया या फिर हवा दी। ब्राह्मण अनुयायी कुछ कार्यों को पवित्र मानते। जो ब्राह्मण जो अनुयायी थे ना वो क्या कहते, कुछ कार्यों को पवित्र मानते थे जिससे वह अस्पर्श की मनाई जाती थी। जिसमें क्या थी? अस्पर्शों की मनाई थी, यानी कि जो भी अस्पर्श यानी कि जो नीच समझे जाने लोग थे उनकी क्या थी? मनाई थी, यानी उनको उसमें भाग लेने की जो थी इच्छा, भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। उनसे भोजन स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ भजन नहीं आएगा, क्या आएगा? भोजन आएगा। उनसे भोजन क्या स्वीकार नहीं किया जाता था। कई सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है। समाज में कुछ कार्य नीच समझे जाते थे। यहाँ पे नहीं आएगा, नीच आएगा। ठीक है, समाज में कुछ कार्य ऐसे जिन्हें नीच समझे जाते, जैसे शवों का अंतिम संस्कार करना, यानी जो शव होते थे, जो मृतक होते थे, उनका अंतिम संस्कार करना, और मरे हुए जानवरों को छूने वाले जो जानवर जैसे आते थे वो मर जाते थे ना, तो उन जानवरों को जो छू के उनको जो हटाते थे ना, उन्हें चंडाल कहा जाता था। ठीक है, जो बाहर से ही लोग आते थे।
चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाली समाज में सबसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है। जो चंडाल है उसको वर्ण व्यवस्था वाली जो प्रणाली थी उसमें सबसे नीच और सबसे नीचे दर्जे पे रखा गया था। इन्हें देखना और छूना पाप था। इन्हें देख लेना भी क्या था, पाप था, और छूना भी पाप था। ये लोग जब आते थे ना तो अपने पीठ के पीछे एक वो लेके आते थे, क्या बोलते, झाड़ू टाइप का, ताकि ये लोग चलते थे तो इनके पैरों के जो निशान है ना वो भी पीछे से साफ होते आए। और जब ये अपने गांव में या किसी समूह में गांव में प्रवेश करते थे तो क्या कहते हैं, ये कुछ तबला सा टाइप का होता है जिसको बजाते हुए आते ताकि लोग इनको देखने से बच सके। ठीक है, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। बात करें मनुस्मृति, उसमें क्या है, चंडालों की कर्तव्यों की सूची मिलती है कि उनको क्या क्या कार्य करने होते थे, क्या क्या कार्य उनके लिए था जिससे उनका जीवन व्यतीत होता था। जिसमें चंडाल मृतकों के आभूषण, यानी मृत जो लोग मर जाते थे उनके आभूषण, फेंके गए वस्त्र, बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो जैसे कोई पर्सन है वो मर गया तो उसके जो भी आभूषण थे, जो भी वस्त्र वगैरह थे, उसका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और जो बर्तन वगैरह थे ना उन सभी का वो इस्तेमाल करते थे। और इन्हें गांव से बाहर रहना होता था। इन्हें कहाँ रहता, गांव से बाहर रहना होता था, क्योंकि इन्हें वो देखना भी क्या था, पाप था। ठीक है, इन्हें गांव में घुसने की मनाही थी, यानी ये लोग गांव में नहीं आ सकते थे, इनको जो था मना किया गया था। परंतु जब गांव में प्रवेश करते थे उन्हें करताल और ढोल बजाकर अपना आना होता था। करताल और ढोल बजाते हुए ताकि लोग उन्हें देखने से बच सके। ठीक है, ताकि उन्हें देखने से लोग बच सके। ठीक है, इसी के ऊपर मैं आप लोग एक मूवी का नाम बताऊं जिसमें अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना है कि शूद्रों की, चंडालों की क्या जिंदगी थी, तो शूद्र दी राइजम करके एक मूवी है, आप उसको सजेस्ट में वो देखना। उसमें आपको चंडाल के बारे में, शूद्रों के बारे में, उनकी क्या स्थिति थी, उस सभी चीज को आप बहुत अच्छे क्लियरली तरीके से देख सकते हो, एक विजुअल के तरीके से। ठीक है, तो शूद्र दी राइजम मूवी का नाम है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। उसकी लिंक या फिर मैं उसका मूवी का नाम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। लिंक तो पता नहीं, लिंक नहीं डाल सकता मैं, तो मैं नाम डाल दूंगा, नाम आप सजेस्ट कर लेना। ठीक है, अब आता है जन्म के परे। ठीक है, यानी जो लोग जन्म से ही, मतलब जन्म से कैसे अलग होते थे, यानी जन्म से कैसे अलग होते, जहां इनका जन्म हो वो कैसे बढ़ते थे। संसाधन या प्रतिष्ठा। ठीक है, जो जिस जैसे संसाधन और क्या क्या प्रतिष्ठा होती थी वो। ठीक है, दास, भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिक, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्रामीण, मुखिया, शिल्पकर्मी, व्यापारी और शासक, सभी का उपमहाद्वीप के अनेक भागों में सामाजिक नायक के रूप में उदय हुआ। क्या हुआ, सामाजिक नायक के रूप में उदय हुआ। उनके समाज में उनका दर्जा, इनके समाज में क्या हुआ, उनका जो दर्जा था इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधन का कितना अधिक है, यानी किसके पास कितना आर्थिक संसाधन, किसके पास जितना कितना पैसा है, उसके आधार पर उनको क्या था, उनको अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार, यानी संपत्ति पर क्या पुरुष के अधिकार का, क्या स्त्री का अधिकार, इसमें क्या विभिन्नताएं थी वो देखने वाली। ठीक है, मनुस्मृति के मुताबिक पैतृक जायदाद को माता पिता के मरने के उपरांत सब पुत्रों में बराबर बराबर वितरित किया जाना चाहिए। यानी कि मनुस्मृति के मुताबिक अगर देखें, जो पैतृक संसाधन है, पिता का जो संपत्ति है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब जो जायदाद है, जो संपत्ति है, उसको जितने भी पुत्र हैं, 2 पुत्र, 4 पुत्र, 1 पुत्र, एक का तो छोड़ो, उसके लिए कोई मसला नहीं है, 4 है, 3 है, 5 है, जो भी है, उन सभी में बराबर बराबर क्या होता है, वितरण या बांट देना चाहिए। परंतु सबसे बड़े पुत्र को थोड़ी अधिक संपत्ति मिलती थी, यानी जो बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ी अधिक संपत्ति मिलती थी बाकियों के मुकाबले। महिला इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। जो स्त्री थी या पुत्री थी, किसी भी जो पुत्री, जैसे किसी पिता की पुत्री है, तो वो ये पैतृक संसाधन में क्या कर सकती, कोई भी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। परंतु विवाह के वक्त मिले भेंटों पर महिला का अधिकार माना जाता है। विवाह के टाइम पे, शादी के समय पे जो भी उनको भेंट दिया जाता था उस पर उनका पुत्री का अधिकार होता था, स्त्री का अधिकार होता था, और इसे स्त्री दान के नाम से जाना जाता था। और इसे किसके नाम से जाना जाता है, स्त्री दान के नाम से जाना जाता था। इस संपत्ति या दान को उनकी संपत्ति विरासत के तौर पर हासिल कर सकती थी, यानी ये जो इस संपत्ति पर क्या था, उनकी जो संपत्ति या दान था, उनको क्या था, अपनी विरासत के तौर पर उनको मिली हुई विरासत, यानी ये मेरी अपनी है, स्वतंत्र है वो अपने लिए, ठीक है, हासिल कर सकती थी।
और इस संपत्ति पर उनके पति का कोई हक नहीं होता था। जो भी उनको विरासत में या दान में जो भी मिला है विवाह के टाइम पे, उस पे उनके पति का कोई भी हक नहीं होता था। ओनली महिलाओं का ही स्वतंत्र रूप से उसके पे अधिकार होता था। परंतु मनुस्मृति महिलाओं को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक अथवा खुद अपने कीमती धन के गुप्त रूप से संचय के विरुद्ध भी सचेत करता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो पति की आज्ञा के बिना, से कोई महिला है वो अपने पति के बिना आज्ञा लिए कोई भी धन संचित नहीं कर सकती है, ठीक है। और कोई किसी भी प्रकार का धन ना बेच सकती है, ना संचित कर सकती है, ना ही जो उसको छुपा सकती है कि अगर किसी ने उसको पिता ने या फिर भाई ने अगर कुछ गिफ्ट दिया है या फिर कोई भी संपत्ति दी है तो उसके बारे में उसको बताना जरूरी है, चाहे वो आभूषण हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि बिना पति की ऐसा कोई भी संपत्ति नहीं रखना जिसके बारे में पति को पता ना हो। ऐसा कौन कहता है? मनुस्मृति कहता है, ठीक है। अब आता है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, यानी समाज में क्या क्या विषमताएं थी, भिन्नताएं थी, उसकी व्याख्या, ठीक है। एक सामाजिक अनुबंध, क्या है? एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या बौद्धों ने, यानी जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध जिन जो थे उन्होंने, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि जो समाज में जो भी विषमताएं भिन्नताएं फैली हुई थी उसको किन लोगों ने प्रस्तुत की? जो बौद्ध लोग थे, बौद्धिज्म के लोग थे, उन्होंने इसको विषमताओं को क्या प्रस्तुत किया या एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें आता है हमारा सूत पिटक। क्या आता है? सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथिक वर्णित, यानी कि एक मिथ जो है वर्णित है या फिर एक बात वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णता विकसित नहीं थे। यानी शुरुआती समय जो मानव था वो पूर्णता यानी पूरी तरीके से क्या था? विकसित नहीं हुए थे। वनस्पति जगत में, यानी जंगलों में रहा करते थे, वनस्पति जगत में भी अविकसित था। यानी वनस्पति यानी पेड़, मतलब अपने भोजन में भी क्या था? अविकसित था। जंगलों में भी वो अविकसित था, वनस्पति जगत में अविकसित था। सभी जीव शांति से एक निर्धन यानी कि निर्वध, यानी कि बिना किसी बाधा के, ठीक है। यानी कि सभी जीव कहते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है, अपने अपने लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय की भोजन की आवश्यकता को पूर्ण हो सके। पहले के टाइम पे लोगों के मन में लालच नहीं था, तो उनको जितना एक टाइम पे होना होता था वो उतना ही लेते थे, बाकी को छोड़ देते थे, उस पर वो उसे इग्नोर करते थे। लेकिन अभी का टाइम क्या चल रहा है? अभी भी ले लो और कल के लिए ले लो, परसों के लिए, जितना भर सकते हो भर लो, है ना। अगर हम किसी शादी पार्टी में थे, आज खा लो कल मिले ना मिले, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, सभी लोग क्या थे? बिना किसी बाधा के मुक्त थे, स्वतंत्र थे। समय के साथ यह व्यवस्था का पतन हो गया, यानी समय के साथ साथ क्या हुआ? इस व्यवस्था का पतन हो गया। समय के साथ मनुष्य अधिक लालची और कपटी होता गया, हिंसक और लालची कपटी होता चला गया। कौन? मनुष्य, ठीक है। अब आता है हमारा साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल। क्या आता है? साहित्यिक जो स्रोत मिले हैं ना, ठीक है, यानी कि लोग किसी की चीज के इतिहासकार हम जानने के जो साहित्य स्रोत मिले हैं उनके क्या मतलब इस्तेमाल है, उन स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतिहासकार और महाभारत, यानी जो इतिहासकार होते हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। और महाभारत क्या है? महाभारत हमारा एक प्रसिद्ध गतिशील ग्रंथ है जो हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इतिहास किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय भाषा पर अधिक जोर देता है। जो इतिहास है किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय क्या अपनी भाषा पे अधिक ध्यान दें, क्योंकि पहले क्या थी? पहले हमारी जो भाषा पहले अपभ्रंश भाषा थी, फिर अलग भाषा हुई, फिर अलग, नहीं ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम क्या हुआ? भाषा में चेंजेस आते गए, ठीक है। तो वो भाषा के जरिए हम बता सकते हैं कि कौन से काल में ये, मतलब इस काल में ये भाषा चल रही थी तो ये इस काल में लिखी गई, यानी कि भाषा के जरिए हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है। तथा इस बात का परीक्षण करते थे कि ग्रंथ किस भाषा में है, तथा इस बात का ही परीक्षण करते थे कि जो ग्रंथ लिखा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है। जैसे पाली, प्राकृत, तमिल यह आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। ये जो पाली, प्राकृत और तमिल भाषा थी आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, लेकिन जो संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहितों और खास वर्ग के लोग ही प्रयोग करते थे या इस्तेमाल में करते थे। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि इतिहासकार क्या कहते हैं? ग्रंथ का किस प्रकार से लिखा गया है, प्लस वो लिखने की जो वस्तु है वो क्या है, यानी कि ज्यादा खर्चीली है तो किसी अमीर व्यक्ति ने लिखा, और नॉर्मल है तो क्या है? एक मिडिल क्लास फैमिली ने इसको लिखवाया है, ठीक है। तो क्या है? ग्रंथ के प्रकार पर भी क्या है? ध्यान देते थे। क्या ये ग्रंथ मात्र थे? क्या ये सब ग्रंथ मंत्र थे? तो
जो अनुष्ठान कर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, यानी ऐसा कहा जो ग्रंथ लिखे गए थे, क्या ये मंत्र थे जो क्या थे, जो अनुष्ठान जो होते थे उनमें उनमें क्या था, इनको पढ़ा जाता था या उच्चारित किया जाता था। क्या ये ग्रंथ कथा थे? क्या ये ग्रंथ कथा? ये कौन कहते हैं? हमारे इतिहासकार कहते हैं क्या ये ग्रंथ कथा थे, ठीक है, जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, जिन्हें लोग क्या कहते हैं, पढ़ और सुन सकते थे, जिन्हें दिलचस्प होने पर दोबारा सुनाया जा सकता था। अगर किसी चीज को सुनने में दिलचस्पी आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको दोबारा सुन सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो देखने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, नींद आ रही है बहुत से बच्चों को, ठीक है, तो बिल्कुल भी नींद से भागो और नींद से जागो, ठीक है। इतिहासकार लेखकों के बारे में, ये जो इतिहासकार है जो इतिहासकार लेखक है वो क्या करते हैं, लेखकों यानी लेखक कौन है, जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है, लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसको किसने लिखा है, जिसके अनेक दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ को रूप दिया, जिसके अनेक दृष्टिकोण और उनके विचारों ने क्या ग्रंथ को एक रूप दिया है। इस ग्रंथों के स्रोतों का भी इस्तेमाल, इन ग्रंथों के जो स्रोत है इनका स्रोतों का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, यानी कि जो भी हमें इन ग्रंथों से स्रोत मिले हैं ना, उन सभी स्रोतों का क्या करते हैं, इतिहासकार जब परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इन सब मुद्दों पर जायजा लेने यानी कि देखरेख करने के बाद, हर चीज विस्तार से परीक्षण करने के बाद क्या करते हैं, इतिहासकार इतिहास निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, इन ग्रंथों का इतिहास निर्माण करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ के संदर्भ में कितना कठिन कार्य रहा होगा इतिहासकारों के लिए, यानी कि जो महाभारत है, महाभारत से किसी भी चीज की जानकारी को निकालने में कितना कठिनाई आई होगी, क्योंकि देखो श्लोक बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे, ठीक है, 1 लाख से प्लस श्लोक है हमारे महाभारत में। अब उसमें से कुछ चीजों को ढूंढ करके निकालना समाज के बारे में, तो वो मुश्किल ही तो है ना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भाषा एक विषय वस्तु। जो भाषा है एक विषय वस्तु कैसे है, देखो महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है। बात करें अगर महाभारत की, महाभारत कौन सी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संख्या से भी कई सरल भाषा है, यानी कि जो बात करेगा महाभारत की, जो महाभारत में जो प्रयुक्त जो संस्कृत वेद है ना, वेदों तथा प्रशस्तियों की संस्कृति से कई अधिक सरल भाषा में है क्या, हमारे महाभारत, क्योंकि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ को क्या बड़े स्तर पर समझा जाता है, तो इसके कई सारे क्या है जो लैंग्वेजेस है या फिर इसको क्या है चेंज किया गया है, अलग अलग भाषाओं में इसको पब्लिश कर दिया गया है। इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 विषय में बांटते हैं। जो इतिहासकार है वो विषय वस्तु को 2 प्रकार के विषयों में बांटते हैं। पहला आता है आख्यान यानी सूचित करना, और दूसरा आता है उपदेशनात्मक यानी शिक्षा देना या फिर निर्देश देना, ठीक है। अब देखो आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशनात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण है, यानी कि बात करें अगर आख्यान की, तो आख्यान में क्या थी, जो हमारी कहानियां होती है ना, जो हमें सुनने में मजा आए, जो कि कहानियां रचित होती है, कथा रचित होती है, वो कहाँ होती है, हमारे आख्यान में आख्यान में क्या कर दिया गया है विषय वस्तु, और जो हमारे जो उपदेशनात्मक जो निर्देश हमें दिए जाते हैं अपने कि तुम्हें ये करना, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है उपदेशनात्मक भाग में आया गया, जिसमें सामाजिक आचार विचार से हमें मापदंडों का विचित्रण किया गया है। हालांकि उपदेशनात्मक में भी कहानियां होती है, हालांकि बात करें तो उपदेशनात्मक जो है इसमें भी कहानियां सम्मिलित है या समाहित है। कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत होते हैं कि महाभारत ग्रंथ का एक भाग नाटकीय था। जब बात करें कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि जो महाभारत है ना, इसका एक भाग ऐसा था जो नाटकीय था, यानी यहाँ पे नाटक हुआ था, जिसे बाद में उपदेशनात्मक भाग में जोड़ दिया गया, जिसे बाद में कहाँ जोड़ दिया गया, उपदेशनात्मक भाग में जोड़ दिया गया था, ठीक है, यानी कि एक निर्देश के रूप में जोड़ दिया गया था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है लेखक और तिथियां, यानी लेखक और तिथियां क्या है। महाभारत की मूल कथाओं के रचयिता भाट सारथी थे। अगर बात करें महाभारत के मूल रचयिता की, तो वो कौन थे, भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता, सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। ये क्या करते, जो क्षत्रिय जो योद्धा होते हैं, जो युद्ध लड़ते थे, उनके साथ क्या करते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे, यानी जो भी उन्होंने वहां देखा होता है कि विजय हुई, हार हुई, क्या इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, वो सभी चीजें क्या करते थे, इसमें लिखते थे। इन रचनाओं का
परीक्षण मौखिक रूप से होता था। इन रचनाओं का जो परीक्षण था या जांच पड़ताल थी वो मौखिक रूप से होती थी, ठीक है। इसलिए इसमें रसासक के कुछ बुराइयां हमें देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा अच्छा ही मिलेगी, क्योंकि उनका परीक्षण होता था। जो भी इतिहासकार लिख देते थे, जो लेखक वहां पे लिखते थे, तो उनका क्या होता, बाद में परीक्षण होता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये जो कथाएं लिखी गई थी ना, इन सभी पर क्या किया समाज के लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसे लिखा। और क्या करते हैं, इसे फिर अपने नजरिए से लिखा। यही वो काल था जब कुरु और पांचाल, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती रही। यही वो काल था जिस टाइम पे कुरु और पांचाल जो था, इसके यानी कि इसके समय में जो इसके इर्द गिर्द ही हमारी जो महाभारत की कथा थी वो घूमती रह गई, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द चलती रही। जिसमें महाजनपद, जो कि हम 7वें आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे, 7 चैप्टर में, ठीक है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत ग्रंथ का रचनाकाल का एक नया चरण देखने को मिला। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में महाभारत ग्रंथ का एक क्या था, हमें रचनाकाल का एक नया स्वरूप देखने को मिला, ठीक है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। जिस टाइम पे क्या थी, जो विष्णु देवता थे, जो कृष्ण देवता थे, उनकी जो आराधना थी वो प्रभावी रूप से बढ़ रही थी। तथा श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक थे, जो इस महाकाव्य ने जो हमारा जो महाभारत युद्ध लड़ा गया है, इसमें क्या था, श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी का हाथ था, ठीक है। तो उनके साथ में ये क्या थी, वहां पे महाकाव्य के नायक के रूप में ये विष्णु जी हमारे इसमें क्या इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। विष्णु का रूप बताया जाता है, जिसको क्या है, विष्णु का रूप बताया जाता है। 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच मनुष्य स्मृति से मिलते जुलते विस्तृत उद्देशनात्मक भाग महाभारत में जोड़े गए। यानी कि 200 से 400 ईस्वी के बीच में जो भी मनुस्मृति में जो मिलते जुलते बृहत यानी उपदेशात्मक भाग थे, उन सभी को कहाँ जोड़ा गया है, महाभारत में जोड़ा गया है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो कि प्रभाविक रूप में 1,00,000 श्लोकों 10,000 श्लोकों से भी कम था। यानी कि इस सब परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जो ग्रंथ था ना, वो 10,000 से 10,000 श्लोकों में बटा हुआ था। तो आगे बढ़कर ये क्या हुआ, 1,00,000 से अधिक हो गया। जब इसमें और जुड़ने लगे तो क्या हुआ, जो हमारा महाभारत था उसमें क्या श्लोक पहले 10,000 थे, उसके बाद क्या हो गया, इसमें 1,00,000 से भी प्लस हो गए। अब आता है साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है। अगर साहित्यिक परंपरा में माने तो महाभारत के रचयिता कौन है, ऋषि व्यास। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सदृशता की खोज। महाभारत में युद्ध, वनों, राजमहलों और बस्तियों का जीवन चित्रण मिलता है। जो महाभारत है उसमें क्या है, युद्ध का वनों में हुआ, राजमहल और बस्तियों का जो है हमें जीवन चित्रण देखने को मिलता है। 1951 से 1952 में पुरातत्व बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन का कार्य किया, ठीक है। कौन थे, बीबी लाल जो थे, इन्होंने मेरठ में क्या किया, हस्तिनापुर गांव में क्या किया, उत्खनन का काम किया। बीबी लाल को क्षेत्र में आबादी के 5 स्तरों के सबूत मिले, जिसमें दूसरे और तीसरे स्तर की जानकारी महत्वपूर्ण थी। जिसमें 5 मिले, उसमें दूसरे और तीसरे स्तर की जो जानकारी थी वो महत्वपूर्ण थी। बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा। जो बीबी लाल थे, इन्होंने क्या किया, जो दूसरे स्तर पे जो घर मिले ना, उनके बारे में लिखना शुरू किया। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन किया, जिस सीमित क्षेत्र का उन्होंने उत्खनन किया, वहां घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। जिस सीमित क्षेत्र का उन्होंने परियोजना का आरंभ किया, वहां पर कोई भी घर बनाने की परियोजना नहीं थी, या फिर क्या कह सकते हो आप, घरों को बनाने के लिए कोई भी परियोजना या फिर कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें जरूर मिली है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुई है, मिट्टी की दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें हमें देखने को मिली है। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर भी खोजे हुए हैं या मिले हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि घरों की दीवारें सरकंडे से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती, सरकंडे से बनाई जाती थी, और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। तीसरा स्तर लगभग 6 से 3 ईसा पूर्व, ठीक है।
बीबी लाल कहते हैं कि तीसरे स्तर के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। यानी तीसरे स्तर के जो घर थे कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे और कुछ कच्ची ईंटों के बने हुए थे। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले भी बनाए गए थे। घरों के जो पानी गंदा पानी था उसके निकास के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे। ठीक है, जैसे हमने मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था। वल्य कूप यानी गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान का प्रयोग होता था। कुओं और माल की निकासी वाले गर्तों यानी कि छेद दोनों का प्रयोग होता था। यानी इन सब का भी प्रयोग किया गया। महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा द्रौपदी से 5 पांडवों के विवाह की थी। इससे ऐसा अनुसरण लगाया जाता है कि उस समय बहुपति प्रथा जो थी प्रचलित थी। बहुपति प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। समय के साथ बहुपति प्रथा बाद में ब्राह्मणों में अमान्य हो गई। क्या हो गई? यानी कि समय के साथ क्या है, जो बहुपति प्रथा थी इसको ब्राह्मण समाज में क्या हुआ? अमान्य, यानी इसको हीन समझा जाने लगा। यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, पहले मान्य था लेकिन अब अमान्य हो गया। लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है। यानी बात करें अगर हिमालय क्षेत्रों की तो वहां पर आज भी यह प्रथा क्या है? प्रचलन में है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे स्त्रियों की क्या थी? कमी होती थी, जिस वजह से बहुपति प्रथा को अपनाया जाता था। ठीक है, उस समय लोगों के मन में मेंटालिटी थी, ठीक है, नेगेटिव मेंटालिटी थी, जिस वजह से क्या करते लोग, क्या करते स्त्री को गर्भ में ही मार देते थे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक होने वाला इस चैप्टर का, जो कि होने वाला महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठ भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं या फिर हमें प्राप्त हुए हैं। यह सब उन संवादों को दर्शाते हैं जो इसके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वह सभी महाकाव्य काव्य में समाहित कर लिए गए हैं। यानी इस काव्य में जोड़े गए हैं। ठीक है, साथ ही इस महाकाव्य के मुख्य कथा की अनेक पूर्ण व्याख्या भी की गई है। यानी साथ ही साथ इसमें क्या है, महाकाव्य यानी जो महाभारत है इसमें जो भी कथा जोड़े गए उनका क्या पूर्ण व्याख्या भी की गई है। पूरी तरह से उसको व्याख्या किया गया, पूरी तरीके से डिफाइंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, जिन्हें मूर्ति कला और चित्रकला में भी दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है। जिसे मूर्ति कला और चित्रकला में दर्शाया गया है। महाकाव्य का प्रयोग नाटकों और नृत्य कलाओं में हुआ है। जो महाकाव्य का जो प्रयोग है उस पर नाटकों और नृत्य कलाओं में भी प्रयोग हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है। मुझे पता है इसमें कई सारी इधर से हमें ज्यादा मिस्टेक देखने को मिली, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दे और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।